Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing my discussion of the topic expectations and policy. This is second class. हम लोग पढ़ रहे थे Oliver Blanchard section 22.2. फर्स्ट पैराग्राफ जो है फर्स्ट टू पैराग्राफ्स मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे आपके साथ. ऑप्टिमल गेम थ्योरी, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी क्या होती है. आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एज अ गेम. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एक्चुअली में वो हम उसको एक गेम की तरह स्टडी करते हैं. गेम से हमारा मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई खेल नहीं होने वाला है. आप सोचो कि अब गेम होने वाली है, खेल होगा, मज़ा आएगा. गेम का हमारा मतलब है स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शंस, दो प्लेयर्स से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, गेम थ्योरी पढ़ी आपने. और वैसे एक सब्जेक्ट आएगा आगे प्रॉपर गेम थ्योरी का, प्रॉपर सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे आप उसको पढ़ेंगे गेम थ्योरी को. फिलहाल मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ. गेम थ्योरी में क्या है कि दो प्लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, और वो दोनों स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं, स्ट्रैटेजीज, काउंटर स्ट्रैटेजीज. आप आज घर से गए कॉलेज और सोच गए कि आज मुझे पढ़ना नहीं है, आज पढ़ने नहीं जा रहा. ठीक है, कॉलेज पहुंचे, अपने ग्रुप को इकट्ठा किया, यार आज ना पढ़ना नहीं है. ठीक है, सब लोग मान गए आपकी बात. क्लास में पहुंचे, सर आए, सर को बोला सर प्लीज़ आज मत पढ़ाओ, आज ना बहुत ठंड है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है. आज चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, पार्टी करते हैं, पढ़ते नहीं. सर भी जो है मेरी तरह ढीठ ना, वो भी सोच के आए थे बच्चे आज मना करेंगे पढ़ने के लिए, वो भी कुछ सोच के आए हैं. बेटा एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, पढ़ लो नहीं तो एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएंगे, दिस एंड दैट. तो आप एक स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड, वो एक स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं, एग्ज़ाम का डर. दोनों स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हैं. तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, मतलब जीवन में ये सब चलता रहता है. हम अपने पेरेंट्स के साथ आज कॉलेज नहीं जाना है या आज स्कूल नहीं जाना है, पेरेंट्स बच्चों के साथ कि आज स्कूल भेजना ही है. कई तरह से हम लोग जो स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं. तो हम लोग एक्चुअली में गेम्स के अंदर घिरे हुए हैं. तो ये गेम वो खेल नहीं है, ये गेम एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने मन की बात मनवाने के लिए कुछ कुछ एक्शंस करते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक गेम की तरह है. जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकॉनमी कोई मशीन नहीं है जिसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं. इकॉनमी के पास ब्रेन है. इकॉनमी मतलब जो फर्म्स हैं, लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, दे हैव ब्रेन्स. वो सोचते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं. ठीक है, तो जब गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगा तो लोग उसके बेसिस पे एक व्यू पॉइंट बनाएंगे, पॉलिसी के अनाउंसमेंट पर व्यू पॉइंट बनाएंगे. पॉलिसी मेकर को भी ये पता होगा कि मेरी इस अनाउंसमेंट का क्या व्यू पॉइंट बनेगा. ठीक है, और जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि पॉलिसी मेकर इस बात को जानता है कि व्यू पॉइंट क्या बनेगा, एक जनरल कंसेंसस क्या बनेगा. तो दोनों उस तरह से अपने आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स चलते हैं. तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को कोई ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी नहीं मान सकते, जो कीनेशियन इकोनॉमिस्ट कहते थे कि आप फिजिकल एक्सपेंशन कर दीजिए, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए और इस तरह से आप इकोनॉमी को स्टीयर कर सकते हैं. एक्चुअली में जब रॉबर्ट लुकास का आर्गुमेंट हम समझते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन समझते हैं, तो हम समझते ये हैं कि इकोनॉमी एक गेम है. जब आप सेंट्रल बैंक, अगर आप ये अनाउंसमेंट कर दें कि हम इन्फ्लेशन को 0% करना चाहते हैं, तो लोग आपकी बात को मान के खुद ही समझ जाएंगे अगली बार इन्फ्लेशन 0% होगा और अपनी वेजेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे. अगर आप अनाउंस कर दें अगली बार हम इन्फ्लेशन को 5% करना चाहते हैं, तो लोग इस बात को मान जाएंगे और अपनी वेजेस को 5% के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और इन्फ्लेशन अपने आप ही 5% हो जाएगा. आपने 0 बोला, इन्फ्लेशन अपने आप ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आप अनाउंस करेंगे लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करेंगे और रिएक्ट करेंगे, और जो अनाउंसमेंट है उस तरफ इकॉनमी मूव कर जाएगी, क्योंकि इकॉनमी जो है एक स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट के तहत है. ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी व्यूड एज अ गेम, कैन बी व्यूड एज अ गेम. दैट इज, इट इज अ स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स, अब बताऊंगा कौन है पॉलिसी मेकर्स, एंड द इकोनॉमी. इकोनॉमिक से ब्रैकेट में लिख सकते हैं पीपल एंड फर्म्स. ठीक है, द गेम हेयर, द गेम डज नॉट मीन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट नहीं है.
रादर इट रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन बिटवीन द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स कौन है भाई, यहां पे कौन है प्लेयर्स? एक है पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट विच यूजेस फिस्कल पॉलिसी। और कौन? सेंट्रल बैंक विच यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। एक प्लेयर तो ये, और दूसरा प्लेयर कौन है? दूसरा प्लेयर है इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन? पीपल, दैट इज हाउस होल्ड्स। वर्कर्स, ठीक है, फर्म्स। तो इसको जॉइंटली हम प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं इसको जॉइंटली। तो इकोनॉमी जो है बेसिकली एक गेम की तरह, एक स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन है। किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। लिख लीजिए इसके बाद। सो वी कैन कंसिडर इकोनॉमी एज अ स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन वेयर नंबर वन क्या होता है जी? वेयर नंबर वन, फार्म्स एंड वर्कर्स चूज wages and prices based on expected policy। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने वाला है, उसको बेस पे अपने वेजेस और प्राइसेस तय करते हैं। वर्कर्स वेजेस तय करते हैं, फर्म्स प्राइसेस तय करती हैं। नंबर टू, पॉलिसी मेकर्स चूज एक्शंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स। जो आउटकम्स होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जब आप पॉलिसी अनाउंस करेंगे, लोग क्या एक्सपेक्टेशन फॉर्म करेंगे, उसके बेस पे क्या आउटकम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है। और तीसरी बात क्या है? ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शंस इन्फ्लुएंस ईच अदर कंटिन्यूअसली। दोनों एक दूसरे को लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करती है, लोग उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं। उन एक्सपेक्टेशन से कुछ आउटकम आते हैं, इकोनॉमिक आउटकम्स आते हैं। सरकार को पता है कि हम जो अनाउंसमेंट करेंगे, लोग उसके बेस पे क्या एक्सपेक्टेशन फॉर्म करेंगे। अगर लोग ये एक्सपेक्टेशन फॉर्म करेंगे तो उसका क्या आउटकम आएगा। तो जो डिजायर्ड आउटकम है उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉलिसी अनाउंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो गेम है दोनों एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशन पे असर डाल रहा है, एक्सपेक्टेशन अनाउंसमेंट पे असर डाल रही है, सॉरी एक्सपेक्टेशन आउटकम पे असर डाल रही है, और उस आउटकम के लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है। राइट, क्लियर बात? अच्छा, तो आप जब स्कूल में थे ना, अब कॉलेज में तो खैर इंटरनल्स का कौन डर, किसको डर होता है। जब स्कूल में थे आपको ध्यान होगा, जब आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते थे तो आपको ये कहा जाता था कि अगर प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए तो बोर्ड का रोल नंबर नहीं देंगे। अगर प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए तो बोर्ड का रोल नंबर नहीं मिलेगा। इस डर से बच्चे कुछ तो देखो, कुछ डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, उनको तो पता होता है कि लाइफ में क्या करना है। उनको तो मालूम है लाइफ में पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, एजुकेशन लेनी है, नॉलेज लेनी है, और वो आगे लाइफ लॉन्ग हमारे को काम आएगी। कुछ को पता ही नहीं होता क्या क्या करना है। उनको इतना पता होता है इतने नंबर लाने हैं कि हर्डल ना हो, पेरेंट्स को ना ले जाना पड़े स्कूल, रोल नंबर इजीली मिल जाए, समस्या ना हो जाए कहीं। तो वो उस डर से पढ़ते हैं। शायद ऐसा होता हो कि जिसके नंबर बहुत कम उसको रोल नंबर ना मिलता हो, शायद, आई डोंट नो, मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन प्राइमा फेसी देखा जाए तो क्या है ये एक सिचुएशन, एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है जहाँ स्कूल चाहता है, अब स्कूल को आप गवर्नमेंट की तरह समझ लीजिए, वो चाहता है कि बच्चों के नंबर अच्छे आए, ये फाइनल आउटकम है। तो उसने एक अनाउंसमेंट की, जिसके नंबर कम आएंगे उसका बोर्ड का रोल नंबर नहीं देंगे। इस अनाउंसमेंट से उसको पता है बच्चे क्या एक्सपेक्टेशन फॉर्म करेंगे कि पढ़ना पड़ेगा, नंबर लाने पड़ेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे, प्री बोर्ड से नंबर लाएंगे तो बट नेचुरल है बोर्ड में भी नंबर उनके आ जाएंगे, जो फाइनल आउटकम वहां तक आप पहुंच गए। तो गवर्नमेंट भी इस तरह से चलती है कि वो एक अनाउंसमेंट करती है, लोग एक्सपेक्टेशन फॉर्म करते हैं, उसके बाद एक फाइनल आउटकम आता है जिस तरफ गवर्नमेंट लेके जाना चाहती है। राइट? अच्छा,
तो लिख लो इस बात को, द स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शंस आर क्लियर। क्या क्लैरिटी है? पीपल्स एक्शन डिपेंड ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिसी, ठीक है जी। कन्वर्सली, पॉलिसी मेकर्स एक्शंस डिपेंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। लोग एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं पॉलिसी क्या रही है उसके बेसिस पे, और पॉलिसी बनाने वाला ये जानता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना के वो देता है कि जहां उसको स्टीयर करना है इकोनॉमी को, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ऑलिवर ब्लैंचर्ड ने, इस गेम को समझने के लिए ब्लैंचर्ड ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यहां पे एक चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग कमिटमेंट। आप लोग तो इस शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं। कमिटमेंट, मैं कमिटेड हूं, है ना, बोलते हैं ना आप लोग कई बार, ठीक है, बोलते होगे। हम किसी और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इकोनॉमिक कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। ऑलिवर ब्लैंचर्ड कहते हैं देखो, कभी कभी कुछ ऑप्शंस ना होना ज़्यादा बेहतर है, कुछ ऑप्शंस ना होना ज़्यादा बेहतर है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने यहाँ पे, होस्टेज टेकिंग्स एंड नेगोशिएशंस। क्या एग्जाम्पल है? देखो, ये गवर्नमेंट की हमेशा एक स्टेटेड पॉलिसी होती है कि अगर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, ए ने अगर बी को किडनैप कर लिया, तो हम ए के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, रादर ए को पकड़ के जेल में डाल देंगे। स्टेटेड पॉलिसी तो यही है ना कि अगर ए ने किसी को किडनैप किया तो ए के साथ किडनैपिंग के बाद कोई नेगोशिएशन नहीं की जाएगी, रादर ए को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब ए बी को किडनैप कर लेता है तो गवर्नमेंट को लगता है अब नेगोशिएट करना ज्यादा बेहतर है, वरना बी की जान जाएगी। अब जो ये कह रहा है मान लेते हैं, बी को बचा लेते हैं, आगे कोशिश करेंगे किडनैप ना कर पाए। स्टेटेड पॉलिसी ये है कि किडनैपर्स के साथ नेगोशिएशन नहीं होगा। एक्चुअल एक्शन ये है कि किडनैपिंग के बाद नेगोशिएशन होती है। तो किडनैपर्स को ये बात पता है कि एक बार अगर मैंने किडनैप कर लिया तो स्टेटेड पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, फिर तो मेरे साथ गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना ही पड़ेगा और जो मैं चाहता हूं वो फिर होगा। ऐसा कई बार हुआ भी पास्ट में, आपने देखा है। ब्लैंचर्ड का कहना बड़ा साफ है, अगर गवर्नमेंट कमिटमेंट कर ले, कुछ हो जाए, ए ने बी को किडनैप कर लिया, ए बी को मार देगा, मार दे। आपने बी को किडनैप कर लिया, आप बी को मार दोगे, उसके बाद हम आपको भी मार देंगे। हम बी को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, हम आपके आगे झुकने को तैयार नहीं है, आपके साथ नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये कमिटमेंट दिखा दे तो एक बार तो ए बी को किडनैप कर लेगा, होस्टेज बना लेगा, बी को मार भी देगा, वो नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ए को पनिशमेंट मिल जाएगी तो दोबारा कोई किडनैपिंग करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट की जो स्टेटेड पॉलिसी है वही एक्शन भी है। किडनैपिंग का कोई फायदा नहीं है, हमको नेगोशिएशन से कुछ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी नहीं हमारे साथ। तो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेटेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट, इसको इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे अभी हम, एक एग्जांपल से बात समझी हमने, इसको हम इकोनॉमिक्स में अभी यूज करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो लिखिए लिखिए जी, वन ऑफ द मोस्ट, या इसको पहले हेडिंग लिखवाएं, हेडिंग लिख लो इसकी, कमिटमेंट कैन इंप्रूव आउटकम्स। कमिटमेंट कैन इंप्रूव आउटकम्स। One of the most important insights from game theory is, क्या insight है जी? Sometimes a player can do better by giving up, some options. अगर कानून बन जाए कि कोई सरकार किडनैपर से नेगोशिएट नहीं कर सकती, जो सरकार का मंत्री नेगोशिएट करेगा उसी को जेल में डाल देंगे,
तो कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। नेगोशिएशंस नहीं होंगी तो किडनैपिंग भी नहीं होंगी, एक ही बार होगी, उसके बाद कभी होगी नहीं। सिंपल सी बात है। टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ओलिवियर ब्लैंचर्ड इंट्रोड्यूस अ नॉन इकोनॉमिक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? होस्टेज टेकिंग्स एंड नेगोशिएशंस। मैंने दिखाया था अभी आपको, होस्टेज टेकिंग्स एंड नेगोशिएशंस। ठीक है, देखिए the example of hostage taking and negotiations is used in macroeconomics to illustrate the importance of credible commitment, ठीक है, and strategic benefits of giving up some options to achieve a better outcome। क्या है जी यहाँ पे? देखो, नंबर 1 एक है स्टेटेड पॉलिसी। पॉलिसी नहीं सर, पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी। क्या है स्टेटेड पॉलिसी? मोस्ट गवर्नमेंट्स पब्लिकली स्टेट they will never negotiate with hostage takers। कभी नेगोशिएट नहीं करेंगे, ये स्टेटेड पॉलिसी है। The goal of this announcement is to deter the hostage takings। आप डेटरेंस करना चाहते हैं कि होस्टेज टेकिंग से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात क्या है? इंसेंटिव टू डेविएट। अब एक बार अगर किसी ने होस्टेज बना लिया तो अब ज़्यादा आसान लगता है इसे नेगोशिएट कर लें और बचा लें जिसको किडनैप हो गया जो बेचारा। ठीक है, वंस अ होस्टेज इज एक्चुअली टेकन, द गवर्नमेंट फेसेस अ न्यू रियलिटी। एक नई सिचुएशन सामने आती है। क्या? At that specific moment, negotiating to save a life often seems less costly। नेगोशिएशन वहां पे कम कॉस्टली लगता है, बचा लो ज़्यादा, मतलब अगर नेगोशिएट नहीं करेंगे तो जितने भी लोग किडनैप हो सब मारे जाएंगे। ठीक है, इट सीम्स लेस कॉस्टली देन द ऑल्टरनेटिव ऑफ होस्टेजेस बीइंग किल्ड। अच्छा, मगर क्या आपको लगता है कि ये इंसेंटिव टू डेविएट गुड पॉलिसी है? इंसेंटिव टू डेविएट इज बैड पॉलिसी। इंसेंटिव टू डेविएट इज बैड पॉलिसी। एक बार मर जाने दो, उसके बाद कोई नहीं किडनैप करेगा, पता है कुछ नहीं मिलने वाला किडनैप करके। अब पॉलिसी, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम जब कोई एनालॉजी या एग्जाम्पल यूज़ करते हैं तो वो ऑथर ने दिया, हम उसको बता रहे हैं। आप भी जब एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन वहाँ पे इंसर्ट मत कीजिएगा। जो बात आप एग्जाम्पल में पढ़ते हैं बुक के अंदर उतना ही लिखना है, अपनी कहानी मत ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर। कोई अपना सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वरना वो क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो हमें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डालना है, हम जो पढ़ रहे हैं वो लिख रहे हैं। बैड पॉलिसी क्यों है? क्योंकि अब जो होस्टेज टेकर उसको पता है कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो गया किडनैपिंग में तो सरकार झुकेगी, मुझसे नेगोशिएट करेगी, मेरी बात मानी जाएगी। तो इसलिए बैड पॉलिसी है नेगोशिएट करना। अ पॉलिसी ऑफ अनाउंस नो नेगोशिएशन बट नेगोशिएट if hostage is taken is highly ineffective, because here hostage takers ignore the stated policy of no negotiation because they expect
द गवर्नमेंट विल नेगोशिएट वंस होस्टेज इज टेकन। तो वो क्यों स्टेटेड पॉलिसी पे ध्यान देंगे? उनको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस दीवार पे लिखे इश्तिहार की तरह, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, दिस सिचुएशन ऑफ अनाउंसिंग नो नेगोशिएशन बट नेगोशिएटिंग आफ्टर होस्टेज इज टेकन इज कॉल्ड टाइम इनकंसिस्टेंसी। टाइम इनकंसिस्टेंसी, इसी पे एक बार क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था। ठीक है, अभी टाइम इनकंसिस्टेंसी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्या होती है टाइम इनकंसिस्टेंसी आगे बताऊंगा। फिलहाल बस इस एग्जांपल से इतना समझ लिया आपने कि पहले आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे जब होस्टेज हो गया तो आप नेगोशिएट करने लग पड़े। आपने अपनी स्टेटेड पॉलिसी को पलट दिया अपने फायदे के लिए। ये टाइम इनकंसिस्टेंसी। ठीक है जी, लोग तो भरोसा कर रहे हैं ना आपके ऊपर। लोग प्लेन में बैठ रहे हैं वजह से कि सरकार नेगोशिएट नहीं करेगी, इसलिए किसी को इंसेंटिव नहीं है प्लेन को हाईजैक करने का। लेकिन हाईजैकर को पता है मैंने हाईजैक कर लिया तो सरकार नेगोशिएट करेगी, और सरकार अगर नेगोशिएट कर लेती है तो ये तो स्टेटेड पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया, फिर तो बार बार हाईजैक्स होंगे और बार बार लोग समस्या पड़ेंगे। यही है टाइम इनकंसिस्टेंसी। इकोनॉमिक्स में टाइम इनकंसिस्टेंसी क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ये 2019 में आया था थ्योरी क्वेश्चन में, और अभी 2025 में आया है ये एमसीक्यू के अंदर। टाइम इनकंसिस्टेंसी को डिटेल में बताऊंगा अभी आगे आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। तो अब हमने जो स्टार्टिंग में कहा कमिटमेंट क्या है, ऑप्शंस छोड़ दो भैया, ये नेगोशिएशन का ऑप्शन छोड़ दो, यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कमिटमेंट, कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। डिस्पाइट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ नेगोशिएटिंग in a specific instance, the best long term policy is for government to commit, not to negotiate. negotiate ना करना ज्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। बाय स्ट्रिपिंग इटसेल्फ, छीन लो उससे अधिकार, सरकार से अगर अधिकार छीन लिया जाए, बाय स्ट्रिपिंग इटसेल्फ द ऑप्शन टू नेगोशिएट, the government makes its initial announcement credible. This credibility is what successfully deters and prevents hostage takings. तो यही कमिटमेंट चाहिए कि हम नहीं करेंगे, कर लिया तो कर लिया, अब तुम उनको मार दोगे मार दो, उसके बाद हम तुमको मार देंगे। ठीक है, और तुमसे नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी बना लेती है और उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करती है तो यही है बेस्ट आउटकम। नेगोशिएशन करने का अधिकार गवर्नमेंट अगर छोड़ दे तो होस्टेज टेकिंग्स नहीं होंगी। तो कह सकते हैं दस कमिटमेंट इंप्रूव्स आउटकम एक्स एंटे। कमिटमेंट इंप्रूव्स आउटकम एक्स एंटे यानी बाद में। ठीक है, तो ये अगर कमिटमेंट है तो आउटकम को इंप्रूव करती है। आप मतलब पहले ही कोई होस्टेज नहीं लेगा, उसको पता है मेरे को फायदा नहीं है, कुछ भी कोई फायदा नहीं। इसी एग्जाम्पल को फिर ब्लैंचर्ड जो है वो यूज करते हैं कहाँ पे, यहाँ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। इस एग्जाम्पल को यूज करके अब हम आगे की बात समझेंगे। ठीक है जी, समझते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ होस्टेज टेकिंग्स एनालॉजी। मैक्रो इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ होस्टेज टेकिंग्स एनालॉजी। थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप फिलिप्स कर्व पढ़ के आए हैं, सर मैं भूल गया, मैं जानता हूँ मुझे पता है आप कहेंगे मैं भूल गया, याद है, अच्छी बात है, थैंक यू।
भूल गए, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं वापस से, शुरू से बताते हैं कहानी। और फिर अभी मैं यहाँ रुकता हूँ, मतलब ये जो मैंने होस्टेज टेक्निक का एग्जाम्पल दिया था उसको अब यहीं छोड़ देता हूँ किनारे पर। पहले आपको फिलिप्स कर्व की बात याद करा के यहाँ तक लाता हूँ, फिर इस एनालॉजी को यूज़ करूँगा वहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर है? लिखिए, या पहले एक चीज़, एक लाइन लिखवा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा ताकि लिखने में इनकन्सिस्टेंसी ना आ जाए। The analogy of giving up the option to negotiate can be used in macroeconomic policy, where the central bank does not deviate from its announced policy. जो अनाउंस किया उसे डेविएट नहीं करेगा सेंट्रल बैंक। अनाउंस किया था ना वहाँ पे कि नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो सेंट्रल बैंक ने जो अनाउंसमेंट किया होगा उसे डेविएट नहीं करेगा, इसी से फायदा होगा। अब इसके लिए फिलिप्स का यूज करनी है, मैं आपको फिलिप्स का लेके चलता हूँ। वी नो द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज पाई इज इक्वल टू पाई ई माइनस एल्फा यू टी माइनस यू एन। ये रिलेशन पढ़ा था हमने। किसका रिलेशन है? दिस इज रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये है इन्फ्लेशन, पाई इज इन्फ्लेशन, पाई ई इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यू टी या यू कह लीजिए, यहाँ मैं टी यूज़ नहीं करता हूँ, वहाँ यू टी करते थे, यहाँ यू ही लिख लेता हूँ। यू इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू एन इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अल्फा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये लिख लिया आपने, पाई इज इन्फ्लेशन, पाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यू अनएम्प्लॉयमेंट, यू एन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अल्फा captures the effect of deviation in unemployment over inflation. अनएम्प्लॉयमेंट का यूएन से जो डेविएशन होगा उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, उसका अल्फा कैप्चर करता है। कैसे? इफ यू इज मोर देन यूएन, अगर यू यूएन से बड़ा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, बाहर माइनस है पूरी टर्म, ये नेगेटिव हो जाएगी, पाई में से कुछ माइनस करके पाई आएगा, देन पाई इज लेस देन पाई, तो पाई से छोटा होगा। इफ यू इज लेस देन यू एन, अगर यू यूएन से छोटा होगा तो ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई, पाई ई में कुछ ऐड करके पाई आएगा, तो पाई जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन पाई ई। एंड इफ यू इज इक्वल टू यू एन, अगर यू यूएन के बराबर होगा तो पाई ई के बराबर होगा। अल्फा ये काम करता है। ठीक है, अब कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, यानी अगर यू यूएन से बड़ा है तो पाई से कितना छोटा होगा वो अल्फा बताएगा, यू यूएन से छोटा है और पाई से कितना बड़ा होगा वो अल्फा बताएगा। ये सिंपल सी बात है, और यहाँ अल्फा का काम खत्म होता है। अगर पाई के यू यूएन के इक्वल है तो अल्फा कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस केस में 0 इंटू अल्फा 0 ही होने वाला है। राइट, अब ये तो हमने पढ़ा क्या, ये हमने पढ़ा कि एक फिलिप्स कर्व का एक बेसिक सेटअप क्या होता है। हम एक बात मान लेते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को सेट कर सकता है, ये उसके हाथ में, ये मान लेते हैं। वी अज्यूम दैट, फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट द सेंट्रल बैंक कैन चूज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड बाय इम्प्लीकेशन इट कैन चूज द इन्फ्लेशन रेट। हम ये मान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक अनएम्प्लॉयमेंट रेट तय कर सकता है यानी इन्फ्लेशन रेट भी तय कर सकता है। In doing so, we ignore the uncertainty about effects of policy. Simplicity के लिए हम अभी पॉलिसी के इफेक्ट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेते हैं, समझने के लिए खाली अपनी बात को। ठीक है जी, अब देखो सेंट्रल बैंक ने क्या कहा, स्टेटेड पॉलिसी क्या है, समझना, एनालॉजी से मिक्स करता हूँ बात को। वहाँ पे स्टेटेड पॉलिसी क्या थी? नो नेगोशिएशन। वहाँ क्या थी? नो नेगोशिएशन। यहां स्टेटेड पॉलिसी है जीरो इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है कि अगले पीरियड में हम इन्फ्लेशन को जीरो कर देंगे। हम इन्फ्लेशन क्या कर देंगे? जीरो। सपोज, इसी के अंदर लिखना है, सपोज द सेंट्रल बैंक अनाउंसेस दैट इट विल फॉलो अ मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्टेंट विद जीरो इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड दिस अनाउंसमेंट इज क्रेडिबल। ये क्रेडिबल अनाउंसमेंट है। तो रॉबर्ट लुकास क्या कहते हैं? रॉबर्ट लुकास कहते हैं भाई अगर आपकी अनाउंसमेंट क्रेडिबल है तो लोग आपकी बात मान लेंगे,
और लोग अपने वेजेस को उसे और प्राइसेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, और इन्फ्लेशन जो आप कह रहे हैं अगली बार होगा अभी जीरो हो जाएगा, अगली बार छोड़िए अभी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इफ द अनाउंसमेंट इज क्रेडिबल देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बिकम जीरो, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बिकम जीरो, दैट इज पाई ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पाई क्या हो जाएगा, जीरो। सो द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स पाई इज इक्वल टू माइनस एल्फा यू माइनस यू एन। तो ये बन जाएगा रिलेशन। अब आप बात आती है एक्शन की, क्या आप अपने अनाउंसमेंट को पूरा करते हैं कि नहीं करते। अगर आप अनाउंसमेंट पूरा करते हैं और पाई को जीरो बना देते हैं तो यू यूएन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ द फेड या सेंट्रल बैंक follows through with its announced policy, that is it chooses zero inflation, then we have minus alpha u minus un is equal to 0, that is u is equal to un. Then economy will have unemployment equal to its natural rate and inflation equal to 0. तो इकोनॉमी में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा नेचुरल रेट के बराबर और इन्फ्लेशन होगा जीरो। ठीक है, एक अच्छा आउटकम है। मगर यहाँ पे सेंट्रल बैंक को लगेगा अनाउंसमेंट के बाद जब उसको सेट करना है इन्फ्लेशन, उसको लगेगा कि मैं इन्फ्लेशन को अगर जीरो की बजाय 1 मान लूँ तो और ज़्यादा बेहतर आउटकम हो सकता है, लगेगा। ठीक है, यानी डेविएट करने आपने अनाउंसमेंट से। नेक्स्ट सेंस लिखिए, अचीविंग जीरो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट इज नॉट अ बैड आउटकम। ये बैड आउटकम नहीं है, but it would seem that the central bank can actually do better. central bank इससे बेहतर कर सकता है। इसके लिए हम एक assumption लेते हैं, हम कहते हैं let alpha is 0.5, कुछ नंबर लेके बस समझने के लिए, और कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम नंबर्स में आंसर ला पाए, वरना अल्फा आप कुछ ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बन जाएगी इक्वेशन क्या, पाई इज इक्वल टू माइनस 0.5 यू माइनस यू एन। नाउ ये जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप क्या था, इंसेंटिव टू डेविएट। अब है ये इंसेंटिव टू डेविएट, इंसेंटिव टू डेविएट। इफ सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स इन्फ्लेशन एट 1%, तो क्या होगा, देखो 1% इज इक्वल टू माइनस 0.5 यू माइनस यू एन। ये 0.5 1/2 होता है ना, 1/2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, माइनस साइन ले जाए, -2% इज इक्वल टू यू माइनस यू एन। तो यू क्या हो गया, यू हो गया यू एन -2%। तो इफ सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स इन्फ्लेशन ऑफ 1% देन इट कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 percentage points बिलो द नेचुरल रेट। बढ़िया बात है भाई, कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इन्फ्लेशन को 1% मान लूं तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2 percentage points नीचे चली जाएगी, और सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 percentage points नीचे चली जाएगी नेचुरल रेट से। इफ सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स 1% इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ 0%, देन अनएम्प्लॉयमेंट कैन फॉल 2% बिलो द नेचुरल रेट। लेकिन आप इस बात को भूल गए जो कहा था किसने, मिल्टन फ्रीडमैन ने। जो सेंट्रल बैंकर ये करेगा वो मिल्टन फ्रीडमैन की बात को भूल गया होगा, उसको याद ही नहीं कि मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोल के चला गया। मिल्टन फ्रीडमैन बोल के चला गया कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म में मूर्ख बना सकते हैं, लॉन्ग रन में नहीं बना पाएंगे। अगर आपने 1% इन्फ्लेशन कर दिया तो जल्दी ही लोग इस बात को समझ जाएंगे कि आपने झूठ कहा था। 0% इन्फ्लेशन करने का आपका इरादा नहीं था, आपने झूठ कहा था, आपका इन्फ्लेशन 1% करने का इरादा था। अब वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को 1% मान लेंगे। If central bank actually sets inflation at 1%, लिखते चलेगा, then in long run the way setters will realize that inflation is actually 1%, so they will set their expectation at 1%. Now if central bank still wants to keep unemployment 2 percentage points below the natural rate, तो क्या होगा, तो पाई इज इक्वल टू पाई ई माइनस एल्फा यू माइनस यू एन है। पाई ई आपका है 1%, एल्फा है 0.5, यू माइनस यू एन कितना होगा, -2%।
तो ये हो जाएगा 1% प्लस 1% यानी कि 2%. If central bank actually sets the inflation at 1%, then sooner wage setters will realize this and they will form the expectation of inflation at 1%, and in this process inflation will actually become 2%. The game doesn't stop here. Game यहाँ खत्म नहीं होती. अब क्या होगा? After this, wage setters will realize that actually the inflation is 2%. So in the next period, they will form their expectations of inflation to be 2%. 2% मान लेंगे. और अभी सारी प्रोसेस से इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा? 3%. Then 4%. Then 5%. चलता रहेगा. जहां सेंट्रल बैंक जाके गेम को रोकेगा, इसको जहां कंट्रोल करके रोक देगा, तो वहां पे यू तो यूएन हो जाएगा. मान लो 5% पे रोक दिया, देन इन्फ्लेशन हो गया 5% और यू हो गया यूएन. जो काम वो 0% पे कर सकता था वो अल्टीमेटली 5% पे जाके हुआ. जहां जागो वहीं सवेरा वाली कहानी है. यहां जागे तो यहां रुकना पड़ा, और यहां रुके तो 5% पे वो आपको अचीव हुआ जो 0% पे हो सकता था. तो ये बैड आउटकम है. यही वो बैड आउटकम है डेविएशन का, जो वहां पे हो रहा था. बैड आउटकम, बैड पॉलिसी, ये वही बैड पॉलिसी. टाइम इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं. ये करके दिखा दीजिए और फिर ये लिख दीजिए, व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन आर 2%, एक्चुअल इन्फ्लेशन विल बी 3%, व्हेन एक्सपेक्टेशन आर 3%, एक्चुअल विल बी 4%, एंड सो ऑन. सपोज सेंट्रल बैंक स्टॉप्स एट 5% इन्फ्लेशन, तो यू विल बिकम यूएन. सो एक्चुअली द इकोनॉमी कुड हैव u equal to un at 0% inflation, but due to policy deviation, the policy deviation u is equal to un occurred at 5% inflation. ठीक है. अच्छा, तो यानी ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है, इसको बोलते हैं कि टाइम इनकंसिस्टेंसी. दिस पॉलिसी वेयर सेंट्रल बैंक डेविएट्स फ्रॉम इट्स अनाउंसमेंट इज टाइम इनकंसिस्टेंसी, जो वहां भी बताया था. यही है टाइम इनकंसिस्टेंसी. अब इसकी डेफिनेशन देने की बारी भी आ गई है. टाइम इनकंसिस्टेंसी मैंने कहा था इसी पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, इस पे एक बार 2019 में एक थ्योरी क्वेश्चन आया था, क्या है टाइम इनकंसिस्टेंसी बताइए. और उसमें यह भी था कि इसको रोका कैसे जा सकता है. रोका जा सकता है गिविंग अप द ऑप्शन. गिविंग अप जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे क्या था तरीका कि आप अधिकार छीन लो नेगोशिएट करने का. यहाँ पे भी तरीका आएगा, अधिकार छीन लो डेविएट करने का. अभी उस पर आएंगे, उस बात पे भी आएंगे. ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन था कि आप गवर्नमेंट से अधिकार छीन लो, नेगोशिएट नहीं कर सकती. यहाँ सॉल्यूशन क्या, उस पर आऊँगा अभी थोड़ी देर में आऊँगा. अभी टाइम इनकंसिस्टेंसी को पढ़ते हैं क्या है. लिखिए, अ टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. अ टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम refers to the incentive for policy makers to deviate from an announced policy once the public has acted on their expectations based upon the announcement. अनाउंसमेंट के बेसिस पे लोग जब एक्सपेक्टेशन बना के उस पर एक्ट कर लें, तो अब डेविएट हो जाओ. ठीक है, इसी में आगे कॉमन लगा के लिखिए, इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक आउटकम्स बाय ट्रेडिंग ऑफ वन पैरामीटर फॉर अनदर, सच एज इन्फ्लेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. एग्जाम्पल दे सकते हैं, सेंट्रल बैंक अनाउंस 0% इन्फ्लेशन, बट instead it accepted the inflation at 1% to reduce unemployment 2 percentage point below the natural rate, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था. ये टाइम इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, अब लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन आ जाएंगे. इससे होगा क्या, एक्सपेक्टेशंस कैचअप. मिल्टन फ्रीडमैन जो कहे गए, शॉर्ट टर्म में आपने लोगों को मुख बनाया, लॉन्ग में नहीं बना पाएंगे. इसको बोलते हैं क्या, द इन्फ्लेशन बायस. इन्फ्लेशन बायस, जो अनएम्प्लॉयमेंट u इज इक्वल टू un 0% पे हो सकता था, यानी अगर आप पाए को 0 ही रखते,
अगर आप पाई को 0 रखते तो u इज इक्वल टू UN हो जाता, अगर आप पाई 0 रखते u UN हो जाता। लेकिन आपने लालच किया, पाई को 1% किया, फिर वो अपने आप 2, 3 वो बढ़ता गया, वो अपने आप बढ़ता रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। जहाँ जाके आप रोकोगे, मान लो आपने 5% पे रोका तो आपको फिर भी मिला UN, लेकिन अब 5% पे मिला जो 0 पे मिल सकता था। ठीक है, तो इसी में लिखो आगे, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसको लिखवा रहा हूँ। Unfortunately, this is not the end of the story. Seeing the central bank has increased money growth by more than what it announced, wage setters are likely to smarten up and begin to expect a positive inflation of 1%. अब वो मान लेंगे इन्फ्लेशन कितना है, 1% का। यहां आ गया आप। सो दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस एंड इंक्रीज पाई ई फ्रॉम 0 to 1%. If central bank still wants to achieve unemployment rate 2 percentage points below UN, that is U is equal to UN minus 2%, then the inflation in the economy will become 2% given alpha is equal to 0.5. अल्फा का 0.5 हम मान के चल रहे हैं तो ठीक है। नाउ when inflation becomes 2%, wage setters will revise their expectations of inflation at 2%, actual inflation will become 3%. And this process will keep on going until central bank stops the further increment in the inflation. Suppose it stops the inflation at 5%. So in the economy, the unemployment rate will become equal to natural rate and inflation will become 5%. ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, ये बैड पॉलिसी हुई। The attempts by central bank to make things better actually have led to end in worse. The economy could have got a natural rate of unemployment at 0% inflation, but actually it got natural rate of unemployment at much higher inflation. वो मेरा एग्जाम्पल है 5%, आप much higher लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो लॉन्ग रन आउटकम क्या हुआ, लॉन्ग रन आउटकम डेविएशन का ये हुआ, द लॉन्ग रन आउटकम ऑफ डेविएशन इज U is equal to UN but inflation is very higher than 0%. वो डिपेंड करता है कहाँ सेंट्रल बैंक रुकता है उसके ऊपर। और इसका एक हमारे पास लाइव एग्जांपल 1970s में ऐसा हुआ था कि सेंट्रल बैंक्स ने कोशिश करी नेचुरल रेट को अनएम्प्लॉयमेंट को UN के नीचे रखने की, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, अल्टीमेटली जाके उनको एक जगह रुकना पड़ा। तो यही हो गया, जो 0% पे वो कर सकते थे उनको हायर इन्फ्लेशन वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर ये टाइम इनकंसिस्टेंसी है तो फिर इसको रोका कैसे जाए। जो उस क्वेश्चन में पूछा भी था 2019 वाले क्वेश्चन में कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी से। तो पॉलिसीज टू ओवरकम टाइम इनकंसिस्टेंसी, क्या पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो वही आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट से आप अधिकार छीन लो नेगोशिएट करने का, यहाँ सेंट्रल बैंक से अधिकार छीन लो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। ठीक है, तो ये अच्छा आउटकम नहीं है, अभी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, लिख लो इस बात को पहले। द की टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ टाइम इनकंसिस्टेंसी इज फॉर पॉलिसी मेकर्स टू credibly commit to their announced policies। जो आपने अनाउंस किया उस पर आप क्रेडिबली कमिट रहिए। एंड दिस कैन हैपन ऑफन बाय गिविंग अप सम ऑफ देयर ऑप्शंस और पावर, उनके पावर को, उनके ऑप्शंस को कर्टेल करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक्स क्रेडिबिलिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड The central bank's credibility can be established using one of the following steps. पहला है tight rules.
भाई आप सेंट्रल बैंक से अधिकार ले लो कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना ही नहीं सकता. One way to establish its credibility is for the central bank to give up or to be stripped by law of its policy making power. उससे पॉलिसी मेकिंग पावर छीन लो. जैसे जब बच्चे को बाथ टब में नहला देते हैं ना, तो नहलाने के बाद वो जो पानी बचता है उस पानी को बाहर फेंक देते हैं. लेकिन ये पॉलिसी इस तरह से कि पानी के साथ बच्चे को भी बाहर फेंक दिया. भाई अगर रिसेशन आ गया तो सेंट्रल बैंक की पावर तो चाहिए ना मनी सप्लाई बढ़ाने की, उससे रिसेशन से बचेंगे कैसे? नहीं तो इसलिए उससे ये नहीं छीना जा सकता. ये कोई अच्छा आंसर नहीं है. ठीक है, तो इसको अभी लिख लेते. पहले इस बात को लिखवाता हूँ प्रॉपरली. मैं पहले इतना लिखा आपने, उससे पॉलिसी में पावर ले लिया आपने. फॉर एग्जाम्पल, द मैंडेट of central bank can be defined by law in terms of a simple rule such as setting money growth at 0% forever. आप मनी ग्रोथ 0% रखेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इतना ही रहेगा. ऑल्टरनेटिव ये है इसका कि आप उससे कहेंगे सेंट्रल बैंक से कि आप एक्सचेंज रेट पैक कर लीजिए, फिक्स एक्सचेंज रेट. आपने पढ़ा ना मॉनेटरी पॉलिसी ट्रायलेमा. अगर आप एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर ही नहीं सकते. ये भी कर सकते हैं. And alternative is to adopt a hard peg, crawling peg exchange बोलते हैं इसको, where when a central bank or government pegs its currency, it loses independent monetary policy option. तो independent monetary policy में नहीं अपना सकते हैं, उसको छोड़ना पड़ जाएगा. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी रिसेशन आए तो फिर आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे. But this option is problematic because it prevents the use of policy to stabilize the economy during actual crisis or recession. This option can be seen as throwing the baby out with the bath water. पानी के साथ बच्चे को भी बाहर बहा देना. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, अब ये क्या है जी? इसमें आप सेंट्रल बैंक का सेटअप चेंज करते हैं. बेटर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन एम्स टू रिड्यूस द इंसेंटिव टू डेविएट. ठीक है, बट इट अलाउज सेंट्रल बैंक्स पावर्स फॉर यूज इन इमरजेंसीज. पहला क्या है? पहला है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस. सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंस. देखिए, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं यही बेसिकली चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो ताकि वो री इलेक्शन कर पाए. सेंट्रल बैंक अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकता है. तो डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई शुड बी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस बिकॉज पॉलिटिशियंस ऑफन फेस प्रेशर टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट नाउ टू हेल्प देम री इलेक्शंस. तो इसलिए वो चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम रखी जाए भले इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाए. ठीक है. दूसरा आप दे सकते हैं सेंट्रल बैंकर को लॉन्गर टर्म इन ऑफिस. लॉन्गर टर्म इन ऑफिस. द सेंट्रल बैंकर्स कैन बी गिवन लॉन्गर टर्म इन ऑफिस so they can have a long term view of inflation. They will work to build their reputation and credibility, and the long term reduces the temptation to exploit short term trade offs. तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ को एक्सप्लॉइट करने का उनका ऑप्शन कम हो जाएगा अगर उनको लॉन्ग टर्म मिलेगा ऑफिस में. तो तीसरा है अपॉइंटिंग कंजर्वेटिव बैंकर्स जो इन्फ्लेशन को पसंद नहीं करते. By appointing conservative bankers who are known to be averse to inflation, the government can control this problem of excessive inflations. ठीक है. तो with this, by appointing conservative bankers, the government can control the excessive inflation, and this makes the commitment of लो इन्फ्लेशन मोर क्रेडिबल. तो इससे क्रेडिबिलिटी आ जाती है. वैसे आमतौर पर सेंट्रल बैंक्स क्रेडिबल कंजर्वेटिव होते हैं गवर्नमेंट से ज़्यादा. और एक OECD का एग्जांपल, OECD कंट्रीज़ में
जितनी ज़्यादा सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे उतना ही लोअर इन्फ्लेशन रेट्स रहे हैं। इंडिपेंडेंस ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट कम है। तो यानी ये जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वो जो गिविंग अप को वाला ऑप्शन था जहाँ पे आप टाइट रूल बना के सेंट्रल बैंक से पॉलिसी ले रहे थे, वो ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ वो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। उस एनालॉजी में काम करा था जो हमने एनालॉजी ली थी होस्टेज वाली, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। यहाँ बेटर क्या है, सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस देना, यहाँ बेटर है लॉन्ग टर्म व्यू लेना और कंजर्वेटिव बैंकर्स को अपॉइंट करना। तो आपने समझा यहाँ पे गेम क्या है, इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, आपने समझा कि टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से, और उसके सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन उसी में पूछा था। अभी रिसेंट में 2025 में एमसीक्यू भी आया था। मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था इस चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं, मगर मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ग्रेजुअली, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दे तो अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है फर्स्ट चैप्टर लगने के बाद। लास्ट ईयर बना था फर्स्ट चैप्टर ये, उससे पहले ये बीच में कहीं एंड में होता था। तो अब फर्स्ट चैप्टर बना लास्ट ईयर से 2024-25 के सेशन से। तो अब जो है आपके लिए समझ के चलना चाहिए आपको कि अब क्योंकि ये इसकी फर्स्ट चैप्टर बना है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बढ़ गया है। तो यहाँ पे आके टॉपिक तो हमारा हो जाता है ख़त्म। ये जो टॉपिक थे हमने कर लिए डिस्कस, यहीं तक था, एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी तक ही। ठीक है, उसके बाद 23.3 स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी हमें देखेंगे, अभी तो नहीं पढ़ना है, आगे कोर्स में ऐड किया तो पढ़ लेंगे। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपको है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो फिर डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।